सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अब्सा कोमल। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी को अभी चंद ही दिन गुजरे थे कि वफाकी हुकूमत की तरफ से 28वीं आईनी तरमीम लाने की बातें शुरू कर दी गई हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने 28वीं आईनी तरमीम लाने की तस्दीक भी की है और मज़ीद तफसील भी बताई और कहा कि ये जो तरमीम है इसमें लोकल बॉडीज़, NFC और सेहत के शोबे से मुतालिक तरामीम शामिल होंगी। 28वीं तरमीम कब लाई जाएगी इसका टाइम फ्रेम भी हुकूमत की तरफ से बताया जा रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने बताया कि ये तरमीम बजट से पहले मंजूर की जाएगी क्योंकि इसमें NFC से मुतालिक जो मामलात हैं उसको तय करना है। हुकूमत तो बहुत वाज़े है। हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में जानने की कोशिश करेंगे हुकूमती इत्तेहादियों से कि क्या नून लीग ने 28वीं आईनी तरमीम के ऐलान से कबल ये जो ऐलानात आपको सुनवाए अपने इत्तेहादियों को इस पर एतमाद में लिया है। अब जो हुकूमती वुज़रा हैं उनकी तरफ से तो 28वीं आईनी तरमीम के में MQM पाकिस्तान के मुतालबे निज़ाम से मुतालिक आईनी शिक 140A में तरमीम की एक तरह से तस्दीक की जा रही है, जैसा कि हमने आपको राना साहब का बयान सुनवाया। मगर इस मामले पर पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान सिंध में आमने सामने आ चुके हैं। हम आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ हैं साबिक डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली और सीनियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सैयदा शैला रजा साहिबा और रहनुमा MQM पाकिस्तान हसान साबिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि 27वीं आईनी तरमीम के लिए बनाई गई जो पार्लिमानी कमेटी थे उसके रुकन भी थे। इन्होंने क्लोजली देखा कि वहाँ पर क्या मौक़िफ़ मुख्तलिफ जमातों के सामने आए। कुछ दावे भी हैं MQM के कि उन्होंने बल्दियाती निज़ाम के हवाले से तरमीम का मामला वहाँ पर भी उठाया था, लेकिन उनको पीपल्स पार्टी का कोई ख़ास रिस्पांस वहाँ पर नहीं मिला। क्या हक़ाइक़ है जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। शैला साहिबा आपसे आगाज़ करेंगे। हुकूमत तो बाकायदा खबर दे रही है 28वीं तरमीम की, क्या पीपल्स पार्टी से किसी सतह पर मुशावरत हो चुकी है? NFC अवार्ड जो आप लोगों के लिए एक बड़ा सीरियस मसला है, और दूसरा लोकल बॉडीज़ के हवाले से तरमीम की भी बात करें राना साहब। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि राना साहब ने अपने गुफ्तगू के एंड में यही कहा जब तक कंसेंसस नहीं होगा, और वज़ीर आज़म साहब को मैं बहुत संजीदगी से सुना जो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस की बात की कि जब तक पीपल्स पार्टी से कंसेंसस नहीं होगा और तमाम जमातों से, तो कालाबाग जैसे मंसूबे को हम कुर्बान कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से मंसूबे हम कुर्बान कर सकते हैं कि पोलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान मामलात अच्छे रहें। तो राना सनाउल्लाह साहब ने एक दफ़ा कहा था कि इमरान साहब माफ़ी मांगने तो सारे मामलात हल हो जाएंगे। तो जब 3-4 दफ़ा उन्होंने कहा तो मैंने मरहूम इरफान सिद्दीकी साहब से पूछा, उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, उनके तो इज़हार मुकदमे हैं तो इसमें क्या हो सकता है। और अकील की अगर मैं बात करूँ तो अकील ने प्रोग्राम में कहा कि 26वीं आईनी तरमीम हम डंके की चोट पे करवाए, 27 में हम डंके की चोट पे मंजूर कराएंगे जो कुछ हमने कहा। लेकिन फिर हमने बताया कि देखिए हमारी अपनी पार्टी में भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ब्यूरोक्रेसी के जो डुअल नेशनलिटी उसमें कंसेंसस नहीं हो सका तो वो भी नहीं आ सकता। और बाकी दो चीज़ें कि NFC में जो है रिविजिट करके सूबों का हिस्सा कम किया जाए, इस पर तो हम कभी मान ही नहीं सकते। और तीसरी बात ये कि एजुकेशन और हेल्थ और पॉपुलेशन वेलफेयर की भी बात हुई थी कि इनको इनकी डिवोल्यूशन जो है वो बैक की जाए, तो उस पर हमने कहा कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, तो वो नहीं आई। तो मैं समझती हूँ कि हम भी बहुत बड़ी पार्टी हैं इस वक्त जिसका साथ होना नून लीग के लिए एज हुकूमती पार्टी साथ होना ज़रूरी है। जब आएंगे वो तरमीम करें तो जो हम समझते हैं वो तरमीम आएगी नहीं। और जहाँ तक लोकल गवर्नमेंट की बात है उसके बेनिफिट देखिए उस में जो वैसे तो हसान होंगे उधर मैं नहीं थी, लेकिन लोकल गवर्नमेंट का नाम आते ही सिंध की तरफ क्यों देखते हैं? पंजाब को तो कोर्ट ऑर्डर है कि कराओ, बाकी जगह भी नहीं हुआ। सिंध ने तो बाकायदा अपनी जो ड्यूरेशन थी उसको पूरा किया, उसके बाद एक कानून बनाया जिसको MKM ने अपना हक इस्तेमाल करते हुए कोर्ट में चैलेंज भी किया, जिसमें हमने तरमीम भी की। उस वक्त भी आ सकती थी, लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा
तो उसको भी देख लेंगे, लेकिन एक कंसेंसस होना चाहिए कि कैसी तरमीम है, क्या है। आपके इस पे एतराज़ात क्या है? मैं हसन साहब का मौक़िफ़ जान लेती हूँ, तरमीम क्या चाहते हैं उस पर फिर आप बयान कीजिएगा। हसन साहब, आप लोग सिंध सेंट्रिक बात क्यों कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी का ये एतराज़ है। और दूसरी इस बात पे आप रोशनी डालिएगा कि 140A में क्या तरमीम MQM चाहती है, जो आप लोगों का दावा है कि आपने इससे पहले 26वीं तरमीम के मौके पर भी ये बात की, 27वीं के मौके पर भी बात की, और ये होने जा रहा है 28वीं तरमीम में मुमकिन तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अफसा। और सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि हम सिंध सेंट्रिक बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। और ये जो आर्टिकल 140A की तशरीह है, ये MQM पहले दिन से बात कर रही है कि जब 2010 में 18वीं तरमीम के जरिए आइन में लिखा गया कि पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल मैटर्स को डिवॉल्व कर देंगे सारे सूबे मिलकर अपने अपने सूबों के अंदर, तो आज 15 साल गुजर जाने के बावजूद 18वीं तरमीम को भी उसी तरह से नहीं फॉलो किया जा रहा जैसे उसकी ट्रू लेटर एंड स्पिरिट थी। देखिए, उस वक्त पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत मौजूद थी, सदर साहब भी, जरदारी साहब भी मौजूद थे, सूबाई हुकूमत भी सिंध में जो है वो पीपल्स पार्टी की थी। तो जब 18वीं तरमीम में आर्टिकल 140A लिखा जा रहा था 3 लाइनों पर मुश्तमिल, तो उसकी लेटर ऑफ स्पिरिट क्या थी, उसको चैलेंज किया जब MQM ने सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने चीफ जस्टिस उस वक्त 2022 में बिफोर रिटायरमेंट जस्टिस गुलजार साहब लिख कर चले गए, वो ऑर्डर पास करके गए, वो जजमेंट डिलीवर किया कि जिसके तहत उन्होंने कहा कि आर्टिकल 140A की डेफिनेशन उन्होंने कई सफात पर मुश्तमिल एक जजमेंट सादर फरमाया, जिसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए तमाम सूबों को कहा गया कि आर्टिकल 140A की ये जो है तशरीह की जाएगी और इसके तहत तमाम इदारे जो लोकल गवर्नमेंट से मुतालिक है उनको डिवॉल्व कर दीजिए, जो लेटर एंड स्पिरिट है उसकी। लेकिन आज 3 साल गुजर जाने, उस जजमेंट के भी 3 साल गुजर जाने के बावजूद किसी सूबे के अंदर ये बात नहीं सामने आई कि उसने उसको इसी तरह से मनोवन तस्लीम किया गया हो। MQM पाकिस्तान ने अपने इलेक्शन कैंपेन में ये बात रखी थी सामने, और जितनी कैंपेन के अंदर हमने बाइख्तियार जिलों की बात की थी, उसी के तहत हमने हुकूमत का भी जो है नून लीग का साथ इसमें दिया और एग्रीमेंट साइन किया। उस वक्त एहसन इकबाल साहब और राना सनाउल्लाह साहब और तमाम जो मेन फ्रंट लाइन इनके रहनुमा थे, उन सब ने साइन किया कि लोकल गवर्नमेंट का मजबूत सिस्टम लाया जाना चाहिए। पंजाब तो हसन साहब, जब ये बात कमेटी में की गई, आप जिसके मेंबर थे, 27वीं तरमीम के हवाले से जहां बात हो रही थी, वहां पीपल्स पार्टी ने क्या मौकिफ रखा इसके बरक्स? देखिए, पीपल्स पार्टी के अलावा वहां मौजूद तमाम सियासी जमातों ने जो उस कमेटी का हिस्सा थी, उन सब ने इसके ऊपर अपने यूनानिमसली उन्होंने एग्रीमेंट किया। उन्होंने कहा कि ये मजबूत जिले होने चाहिए, ये आर्टिकल 140A ये MQM पाकिस्तान का बिल है, इसको इसी तरह से तस्लीम किया जाना चाहिए और आइन का हिस्सा बना देना चाहिए। नून लीग ने उसके अंदर लॉ मिनिस्टर साहब जो हैं आजम नजीर तारड़ साहब, उन्होंने तर्जुमानी की और उन्होंने बताया कि वजीर आजम पाकिस्तान साहब ने कैबिनेट के अंदर ये बिल्कुल क्लियरली ये बात कही है कि हम MQM के इस बिल को, देखिए, इसको सिर्फ MQM का बिल ना माना जाए, इसको पूरे पाकिस्तान का बिल तस्वुर किया जाना चाहिए, आम आदमी का बिल है। MQM कहती है कि हमारा इत्तेहाद में शामिल होने में इंतखाबी मंशूर इसके तौर पर हम ये बात सामने रखते आए हैं, साबिका हुकूमत के दौर में भी ये लोग ये बात करते आए हैं। क्या एतराज़ है पीपल्स पार्टी का कि जो इतना डायरेक्टली मुर्तज़ा वहाब साहब को भी, शर्जील मेमन साहब के बयान भी हमने देखे कि वो MQM को ऊपर तनकीद का निशाना बना रहे हैं, अगर मकामी हुकूमतों को एम्पावर करने की MQM बात कर रही है तो? अच्छा, देखिए, जहाँ तक बात है, मैं नहीं कहूँगी कि उन्होंने सिंध सेंट्रिक बात की, मैं भी नहीं कहूँगी। पंजाब में क्योंकि इस पे अमल नहीं हो रहा, वहाँ लोकल बॉडी भी डिसॉल्व हो गई थी और वहाँ के इलेक्शन होने के मतलब कोर्ट ऑर्डर के बावजूद वहाँ इलेक्शन नहीं हो रहा, तो वहाँ का जो तर्ज है, वहाँ पे जो है वो पीपल्स पार्टी की कमेटी ने वहाँ पे अप्रोच किया। पीपल्स पार्टी के वहाँ पे जो थे स्टैंडिंग कमेटी के हेड, उनकी तजावीज़ से वो चीज़ हुई है जिस पर इन्होंने इत्तफाक किया है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि पीपल्स पार्टी ने इनसे पूछें कि वहाँ पे शायद टाइम मांगा है, क्योंकि हमें यही पता चला कि मुतलवाब भी वहाँ पे थे, और हम ये समझते हैं कि सूबे सिंध में जो है वो 2023 में वाहिद सूबा है जिसने जो है इलेक्शन के बाद PFA भी किया, प्रोविंशियल फाइनेंशियल अवार्ड भी किया, और उसके बाद टाउन फाइनेंशियल अवार्ड भी किया। और आज टाउन पे जब पंजाब के साथ एक बहस भी चल पड़ी थी मरियम साहिबा के जलते, तो बाकायदा शेयर किया था क्या सोशल मीडिया पे किया गया कि देखें
ہم نے جماعت اسلامی کے ٹاؤن کو 27 بلین روپے دیے اور ان کو اتنے دیے. اور آج بھی مرتضی صاحب نے یہ کہا کہ بھائی آپ کو گیس کے کنیکشن جو ڈلنے کی وجہ سے روڈ ووڈ کٹے ہیں ان کی سب پیسے آپ کو مل رہے ہیں, آپ اپنا ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں, تو آپ اپنے صوبوں میں کام, آپ اپنے ٹاؤنز میں کام کیجیے. تو ہم نے ایک بہتر کیا ہے اور بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو اس وقت صورتحال تھی کہ ہم بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑ رہا تھا کہ ہم NFC بھی نہیں کریں گے, ہم یہ بھی نہیں کریں گے, ہم ظاہر ہے 18ویں ترمیم پہ بھی نہیں جائیں گے, تو اس میں اس پہ ایک ٹائم چاہیے تھا جس کو ایک بہتر طریقے سے کر سکیں. تو جیسے کیونکہ بعد میں تو اس نے صوبوں ہی نہیں کرنا ہوگا. ویسے NFC کے حوالے سے جو بات ہے, حکومتی وزراء کیا یہ پیغام پیپلز پارٹی کو دے رہے ہیں میڈیا کے اوپر بیان کر کے؟ کیونکہ پچھلی بار بھی بلاول صاحب نے بتائے تھے کانٹینٹس 27ویں ترمیم کے, تو NFC کے اوپر آپ لوگوں سے کوئی بات ہوئی ہے یا پھر ابھی تک آپ لوگوں کا صاف انکار ہے؟ دیکھیں وزراء جو ہیں وہ اپنی بات میں وزن پیدا کر رہے ہیں اور ہم اس کے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور دیکھیں مریم صاحبہ بالکل خاموش ہے, حالانکہ وہ تھوڑے دن پہلے کہہ رہی تھی پنجاب کی طرف انگلی اٹھی تو میں توڑ دوں گی. سب سے بڑا اس میں جو مسئلہ ہوگا وہ تو پنجاب کو ہوگا. 250 یا 56 بلین کا ان کو نقصان ہوگا. اور ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور KP میں بھی اس بات پہ مسئلہ ہو رہا ہے, تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی آسان بات ہے. جہاں تک ہے لیکن رد عمل سب سے زیادہ ابھی تک سندھ سے ہمیں پیپلز پارٹی سے ہی نظر آیا. اس پہ شیلا صاحبہ حسان نظر آیا, ہمیں آپ کو اس لیے نظر آیا کہ اور جگہ تو کوئی بولتا ہی نہیں ہے, صرف سندھ میں ہی کراچی کے اندر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی صوبے میں گورنمنٹ ہے اور 2-3 طرح کے نیچے لوگوں کی پارٹی جیت جاتی ہیں. ادروائز تو سارے چلے, لیکن ایک اصولی کچھ معاملات پہ ہمیں پیپلز پارٹی تنہا نظر آتی ہے اس وقت. شیلا صاحبہ آپ کا NFC ایوارڈ پہ جو موقف ہے, ملک کی اپوزیشن PTI جو ہر چیز کی مخالفت کرتی ہے وہ بھی اپنے وقت میں NFC کو ریوزٹ کرنے کی بات کر رہے تھے. میں حسان صاحب کو اگر شامل کر لوں. نہیں کہتے, وہ تو آئے اسی منصوبے تھے, وہ تو آئے حسان, ایک منٹ حسان, دیکھیے وہ تو آئے اسی منصوبے پہ تھے, وہ تو لائے گئے تھے تھرڈ آپشن کے طور پہ کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کریں گے. لیکن آج ان کا چیف منسٹر یہ نہیں کہتا. اور دوسری بات بس میں آخری کر رہی ہوں کہ ہیلتھ میں انہوں نے, عمران خان نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ تینوں ہاسپٹل ہم واپس لے لیں گے. یہ جو کراچی میں 3 وفاق کے ہاسپٹل ہیں واپس بھی انہوں نے اعلان کیا, اور پھر بجٹ نہیں رکھا. پھر اس وقت ہم نے 18 بلین بجٹ رکھا اور ہم چلا رہے ہیں, تو یہ کیسے واپس لیں گے؟ تو کچھ کر ہی نہیں پاتے. یہ تو ہمیں اگلی ترمیم پچھلی عدلیہ سینٹرک تھی, یہ تو پیپلز پارٹی کو ہمیں لگتا ہے کہ نشانے پہ رکھے گی حکومت. لیکن حسان صاحب آپ کا موقف کیا ہے NFC ایوارڈ کے حوالے سے؟ نئے صوبوں کے اوپر رکھ کے ایک بحث چل رہی تھی اور اس پر شرجیل میمن صاحب کا ایک بڑا سخت رد عمل ہے. وہ کہتے ہیں کہ MQM اپنی مردہ سیاست کو زندہ کرنے کے لیے نئے صوبوں جیسی باتیں کرتی ہے, ہمارا اس پہ صاف انکار ہے. سو کیا حکومت قائل کر لے گی پیپلز پارٹی کو؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے, یا پھر ایک یہ اتحاد میں ایک بڑی پھوٹ پڑتی ہوئی ہمیں نظر آئے گی آئندہ دنوں میں؟ دیکھیں میں پہلے گزارش کر دوں کہ پنجاب اسمبلی نے یونینیمسلی بل پاس کیا ہے لوکل گورنمنٹ میں ترمیم کے لیے, آرٹیکل 140A کے لیے. تو یاد رہے کہ یونینیمسلی کا مطلب ہے کہ اس پنجاب کی اسمبلی کے اندر MQM نہیں ہے وہاں پر پیپلز پارٹی کے پروونشل جو MPAs ہیں پنجاب کے اندر وہ موجود ہیں, وہاں PTI کے موجود ہیں, وہاں پہ PMLN کے موجود ہیں, وہاں دیگر اور دوسری جماعتوں کے MPAs موجود ہیں. یونینیمسلی کا مطلب ہوتا ہے ہر پارٹی نے اس کو جو ہے تسلیم کیا, اور اسپیکر نیشنل اسمبلی کو وہ اپنی ریزولوشن بھیجی کہ آرٹیکل 140A کو مزید ترمیم کر کے جو انہوں نے پورا بل بھیجا اس کو کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنا دیا جائے, لوکل گورنمنٹ کو امپاور کر دیا جائے. تو پنجاب کا تو ایشو ہی نہیں ہے کہ اس میں وہاں چیف منسٹر صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں اور کیوں نہیں کہہ رہی ہیں, تو وہ تو سارا ضرورت ہی نہیں ہے ان کو, کیونکہ ان کی اسمبلی جو ہے یونینیمسلی ان کے اسپیکر کے سامنے پاس کر کے بھجوا چکی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں NFC کی اگر بات کروں تو دیکھیں NFC ہی تو اصل مسئلہ ہے. 57.7% جو ہے وہ صوبوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. جو وفاق کا بجٹ ہے, جو ٹیکس کلیکشن ہے, وہ ڈائریکٹ ٹیکس کلیکشن جو ہے 57.7%. اب NFC کی جو اس کا جو تھیم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب بھی NFC کا ایوارڈ ہوگا, اناؤنس ہوگا, اس کو بجٹ اس NFC کو بڑھایا جائے گا, کم نہیں کیا جا سکتا. وفاق کے پاس پیسے موجود نہیں ہیں. وفاق یہ کہتا ہے کہ بھئی اس کے اندر یا تو اس کو یہاں روک لے یا اس کے اندر کٹوتی کرتا ہے. NFC کو ختم نہیں کیا جا رہا, NFC کو کوئی رول بیک نہیں کر رہا.
एनएफसी के अंदर कोई ये डिबेट नहीं कर रहा कि सूबों को पैसे मिलने ही नहीं चाहिए, भाई सूबों को पैसे मिलने चाहिए, लेकिन अगर इस एनएफसी अवार्ड में 60% से ऊपर अगर चला गया कि सूबों के पास डिविजिबल पूल में चला जाएगा, तो वफाक के पास 40% के अंदर दिफाई बजट जो पाकिस्तान की इस वक्त जंग मुसल्लत की गई इंडिया की तरफ से, उसके ऊपर फिर अफगानिस्तान के साथ मामला, कर्जों की अदायगी, पेंशन्स की अदायगी, ये सारे मामला चल रहे होते हैं। फिर जितने भी जिनको व्हाइट एलिफेंट जिन इदारों को कहा जाता है, जिनकी प्राइवेटाइजेशन अभी बाकी है, उन सबका बोझ भी वफाक के ऊपर आता है। एनएफसी को खत्म करने की बात नहीं की जा रही, लेकिन एनएफसी को हासिल करने के बाद सूबों ने पीएफसी और पीएफसी के बाद डिस्ट्रिक्ट फाइनेंशियल कमीशन का इजरा नहीं किया। डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर आज मेयर साहब को तो खुश होना चाहिए, कराची के मेयर साहब को, कि उनकी एम्पावरमेंट की बात हो रही है। हम ये तो नहीं कह रहे कि कराची से लेके पूरे पाकिस्तान के अंदर इस तरमीम के बाद पाकिस्तान के एमक्यूएम के मेयर बन जाएंगे, भाई पूरे सूबे के अंदर, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी अपने मेयर बना ले, जीत जाए पूरा सिंध। वो जानते हैं कि वो उनके ताकत बढ़ गई है, चलो हो गया, वो इनको एम्पावर नहीं होना चाहिए क्या? उस यूसी से, उस टाउन से नुमाइंदा नहीं होना चाहिए क्या? लेकिन मुझे एक चीज इसके अंदर अब एक सिर्फ सवाल कर लेने दीजिए कि ये बिल जो एमक्यूएम ने पेश किया है वो पूरे पाकिस्तान के मजलूम अवाम का बिल है। इस पे सिर्फ हमसे सवाल ये किया जाता है कि आपका बिल मंजूर नहीं हुआ, आपको कोई लॉलीपॉप दे दिया हुकूमत ने, आपने 26वीं तरमीम में भी डाला था, 27वीं में भी डाल दिया, रिजेक्ट कर दिया। पीपल्स पार्टी से कोई ये सवाल करे कि भाई आपको इस पे जो इतराजात हैं उसको डिबेट करके रिजॉल्व कर लेना, जैसे 27वीं तरमीम में अभी आपने खत्म करवाए। हम ये सवाल कर लेते हैं शैला साहिबा से। शैला साहिबा, ये डिबेटेबल है, आपके लिए ये काबिल बहस है या आप समझते हैं इस पे बात ही नहीं होनी चाहिए? शैला साहिबा, अच्छा, पहले तो मैं इनसे बताऊं कि एनएफसी में और लोकल बॉडी के बिल में फर्क है। लोकल बॉडी का जो बिल है, मैंने आपको बताया कि पीपल्स पार्टी पंजाब में हमारे लोग स्टैंडिंग कमेटी में थे और उनकी तरफ से ये बिल पेश किया गया है। ज्यादा हमारे लोग थे, स्टैंडिंग कमेटी को हेड भी हमारे शायद लोग कर रहे थे, उन्होंने ये बिल को वो किया है और उनकी तरफ से ये बिल पेश किया गया है। पहले तो आप ये समझे। और जो एनएफसी की बात है, उसको हम ये कह रहे हैं कि हम एनएफसी में कटौती नहीं चाहते। जो अभी एनएफसी हुआ था, ये मई में जो मुसल्लत करदा जंग थी उसके बाद हुआ था। उसके बाद 15% जो है इस में बजट जो है वो डिफेंस का रखा गया, जिसमें बाकायदा ये बात की गई कि ये जो बढ़ाया गया है बजट, इसमें जो लोग शहीद हुए हैं, जो लोग हुए हैं, उनके भी देखा जाएगा। इवन ये कि फिर हमने उसमें ये कहा कि आप इसमें जो शहरी भी शहीद हुए हैं थोड़ा सा, उनके लिए भी आप कुछ अनाउंस करें। तो वो तो आपका 15% में हो रहा है और बेहतरीन एक डिफेंस प्रोडक्शन से लेकर डिफेंस प्रोटेक्शन तक हम गए हुए हैं। बाकी मैं नहीं समझती कि वफाक के पास ऐसा मसला है। उनको चाहिए कि अपनी एफबीआर को जो है वो जरा समझे, खबर लें। जहां तक बिल की बात है, जैसे मैंने कहा कि वहां पे पीपल्स पार्टी ने इसको किया है, पीपल्स पार्टी की वजह से हुआ है, पीपल्स पार्टी ने ये अमेंडमेंट डाली है। तो सिंध में भी हम ये समझते हैं कि इसको मजीद देखा जाए और इस पर बैठ के बाहर बाकायदा बात हो। क्योंकि मैंने कहा कि सिंध ने प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड किया है 2023 में और फिर टाउन लेवल तक वो गया है। जब भी तो टाउन जो है वो उनको हम कह रहे हैं कि एक और बात पे भी रद्द अमल दे दे शैला साहिबा, क्योंकि अब जो वफाक का मौक़िफ़ है उससे तो आप इत्तेफाक नहीं करते और बज़ाहिर आप इस गुफ्तगू को सुन के हमें भी लगता है कि 28वीं तरमीम के ये जो निकात हैं, इस पर एक कांटे का मुकाबला आप और आपके दरमियान और नून लीग के दरमियान शायद हो सकता है। एक बयान ख्वाजा आसिफ साहब का है, उस पर भी आप रद्द अमल दे दें। उन्होंने कहा कि ये जो आज़ाद कश्मीर की सियासत के ऊपर उन्होंने बुनियादी तौर पर तबसरा किया है और कहते हैं कि कल जो प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट का रुकन था वो अदम एतमाद में वोट देकर खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। इक़्तिदार की म्यूजिकल चेयर ने सियासतदानों के ज़मीर मुर्दा कर दिए। इन शॉर्ट वो आप लोगों के जो नए प्राइम मिनिस्टर साहब बने हैं उनको के ज़मीर के हवाले से बात कर रहे हैं। आप क्विकली रिएक्ट करें, इस पर रद्द अमल दे दें। मैं हसन साहब की तरफ जाऊँ। समझ में एक बात, एक तो ये कि पहले मैं ये कहूँ कि पीपल्स पार्टी डायलॉग पे यकीन रखती है और आप देखिएगा कि हम लोकल बॉडी अमेंडमेंट्स पे ज़रूर बात बैठेंगे और बेहतर करेंगे, क्योंकि हमें जिन्होंने सबसे बेहतर इस वक्त पूरे पाकिस्तान में किया हुआ है। दूसरी बात, बाकी जगह तो है ही, वो तो सिर्फ अभी तक बिल बनाने पे इसलिए आ गए कि उनको आगे बढ़ाना था, उसको भी पीपल्स पार्टी ने बनाया। अब जो बाकी रह गई बात ख्वाजा आसिफ साहब की, तो तहरीक अदम एतमाद में तो वो भी थे आगे। अब अगर वो गवर्नमेंट नहीं करना चाहते और या उनके पास नंबर नहीं है तो फिर इस तरह के दुखी किस्म के बयान आ जाते हैं।
हसान साहब, आपका क्लोजिंग कमेंट। अब ये जो 27वीं तरमीम है, इसमें आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अदलिया के हवाले से जो तब्दीलियाँ की गई हैं वो बहुत तनकीद की जद में भी हैं। इसके ऊपर आज भी अपोजिशन ने एहतजाज किया। जो कानूनी माहिरीन हैं वो भी समझते हैं कि अदलिया को एग्जीक्यूटिव के मातहत कर दिया गया है और निज़ाम अदल के साथ ये कोई ख़ास इंसाफ नहीं किया गया इन तरामीम के ज़रिए। सो आपने जो MQM ने इसका साथ दिया, बिलखुसूस अदलिया के अराउंड जो तब्दीलियाँ की गई हैं, आप लोग मुतमईन हैं? आप लोगों का इस हवाले से जो फैसला था इसको सपोर्ट करने का? देखिए, ये अदलिया के हवाले से बोलने से पहले मैं ये कहूँगा कि मुझे मालूम है कि मैडम शैला रजा साहिबा को इस बिल पे इंशाल्लाह एतराज़ नहीं होगा, और इस जो लोकल गवर्नमेंट का बिल है इस पे पीपल्स पार्टी को भी एतराज़ नहीं होगा अगर वो पढ़ लेंगे तो। यकीन जाने इसमें सिर्फ NFC नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, और उसके ज़रिए आम आदमी का फायदा हो जाएगा। अच्छा, ये जो आपने अभी बात की है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के हवाले से या इनकी तरमीम के हवाले से, देखिए ये जजेस जो आज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के जजेस अपॉइंट हुए हैं, जिन्होंने ओथ लिया है, वो जजेस आज इस तरमीम के जरिए तो नहीं बने हैं। वो जजेस आज से कोई 15 साल पहले जो है वो हाई कोर्ट, किसी सूबे की हाई कोर्ट का जज था, या वो सुप्रीम कोर्ट का जज एलिवेट हुआ, और उसके बाद फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का जज उसने ओथ लिया है। तो इसमें मुरद इल्जाम नहीं ठहराना चाहिए। अगर मुरद इल्जाम ठहराना था तो उस अपॉइंटमेंट को ठहराएं जो पहली अपॉइंटमेंट थी कि ये जजेस केपेबल नहीं थे या थे, या जो भी सूरत हाल थी। वकला तहरीक, क्योंकि मेरा खुद ताल्लुक इसी प्रोफेशन से है, मैं जानता हूं कि लोगों ने इस 28वीं तरमीम को 27वीं तरमीम को उस तरह से नहीं पढ़ा है, उस तरह से नहीं देखा है। लोगों ने एक दूसरे से डिस्कशन करके और वो मैदान में उतर गए और उन्होंने तहरीक चलाने की बातें शुरू कर दी। अगर इसको देखेंगे एसेंस जो इसका है, उस एसेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर्स जो जिसमें सब्सटेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड इशू होगा वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के अंदर जाने वाला है। अदरवाइज सिविल मैटर्स के लिए, क्रिमिनल मैटर्स अदालत के लिए, किस तरीके से ऑपरेट करेगी ये तो अभी हसान साहब आप खुद वकील हैं, ये तो खुद वाज़ेह नहीं है अभी तक। और 2 सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहिबान हैं उनका तो शिकवा ये है कि इस तरमीम के जरिए आइन को ही एक तरीके से तहलील कर दिया गया। अतर मिनल्ला साहब ने खास तौर पर इसका हवाला दिया। मैं गुजारिश करूं कि सियासतदानों को करना चाहिए, जजेस को नहीं करनी चाहिए। जो जजेस इसको समझते हैं कि ये सियासी नजर हुआ, उन्होंने सियासी फैसले लिए और अपना केस जो है वो शायद क्विकली शैला साहब आप कुछ कहना चाह रही हैं सदलिया वाले, क्विकली अगर आप? मैं बिल्कुल देखिए, जो आर्टिकल 200 था उसके अकॉर्डिंग वजीर आजम की डायरेक्टिव्स पे सदर जो है वो साइन कर देते थे और ट्रांसफर पोस्टिंग के मैटर्स हो जाते थे, वो भी पसंद नहीं था। फिर उसके बाद ये जाहिर है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और चारों चीफ जस्टिस सूबों के वो होंगे, और फिर जिसका भी ट्रांसफर पोस्टिंग होगा उसमें कोई पनिशमेंट या कोई ऐसे मसालसी वाले मैटर नहीं होंगे, उनकी सीनियरिटी को भी देखा जाएगा और उन्हें भी मौका दिया जाएगा। तो मैं ये समझती हूँ कि इससे एग्जीक्यूटिव्स की जो इंटरफेरेंस है वो कम हुई है और इंटेग्रिटी जो है इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशरी की वो इंक्रीज हुई है। ये है हुकूमती इत्तेहाद का मौक़िफ़ जिस जो आप और हसान साहब भी जिसकी बात कर रहे हैं। अलबत्ता जो कानूनी माहिरीन हैं या फिर खुद अदलिया के अंदर से भी जो आवाज़ें उठी हैं और अपोजिशन बिलखुसूस वो इससे इत्तफाक नहीं करते। शैला रजा साहिबा, हसान साबिर साहब हमारे साथ शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नाज़रीन, गुफ्तगू से तो ऐसा ही लगता है कि 28वीं तरमीम पर हुकूमती इत्तेहादी नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान यकीनन बड़े इख्तलाफात सामने आ सकते हैं। देखते हैं कि हुकूमत जो अभी ऐलान कर रही है कि इसको 2-4 महीने में अप्रूव कर मंजूर करवा लेंगे, वो कर पाते हैं या नहीं। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, इसके बाद हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मौजूद होंगे। PTI क्या सोच रही है इस पे बात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद आज अपोजिशन जमातों ने इस तरमीम के खिलाफ अवामी सतह पर पहला एहतजाज किया, जिसमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक पैदल वॉक की गई। शराय दस्तूर पर होने वाले इस अलामती एहतजाज में 27वीं आईनी तरमीम को आइन और अदलिया पर हमला करार दिया। इसके आप मनाजिर इस वक्त देख रहे हैं। और ये जो तरमीम है, ये जो वहाँ पर मुजाहिरीन थे उनकी तरफ से ऐलान किया गया कि जुम्मे को अब यौम सोग मनाया जाएगा। तहरीक
तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान अपोजिशन का ये इत्तेहाद है जिसके तहत आज ये एहतजाज किया गया है। हम प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसे अलामती एहतजाज से हुकूमत को जो अपोजिशन जमातें हैं वो मुतनाज़ कानून साजी से मुतल्लिक सोचने पर मजबूर कर सकेंगी या ये बस एक फॉर्मेलिटी ही रहेगी। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब तक वकला और अपोजिशन उस तरीके से मुतहरिक क्यों नहीं हो सके जिस तरह के बयानात दिए गए थे, क्योंकि वकला की सियासत के हवाले से भी सीनियर शख्सियत हैं और PTI के सेनेटर हामिद खान साहब, उनकी तरफ से तो एक बड़ी मुज़ाहमती तहरीक शुरू करने का ऐलान बहुत पहले कर दिया गया था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। क्या वजह है इसकी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं PTI के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले आपसे 28वीं तरमीम के हवाले से हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि अब तो हुकूमती वज़रा कन्फर्म कर रहे हैं कि एक और तरमीम आएगी 2 से 4 महीने में, और उसमें लोकल बॉडीज़ के हवाले से आर्टिकल 140A में तरमीम की जाएगी और फिर NFC अवार्ड को रिविज़िट करने के हवाले से भी तरमीम हो सकती है। आप का PTI का क्या मौक़िफ़ है इस पे? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। देखिए, उसूली तौर पे तो पार्लियामेंट का काम है ही कानून साजी, लेकिन वो कानून साजी किसके मफाद में हो? क्या वो शख्सियात के मफाद में हो? क्या वो हालात को देख के अपनी सियासी बका के लिए है, या मुस्तकबिल पे नज़र रखते हुए अपने आप को किसी मुमकिन सज़ा से बचाने के लिए? असल में तो आईन पाकिस्तान जो है वो जमहूर पाकिस्तान यानी अवाम पाकिस्तान के लिए है। जो भी फैसला अवाम के हक में हो, अवाम को जहन में रख के हो, वो तो कभी भी मतलब कौन पाकिस्तान की सियासी जमात होगी जो उसको सपोर्ट नहीं करेगी। अगर आप पाकिस्तान के आईन की तमाम तरमीम उठा के देख लें, 27 अब तक हो चुकी हैं। जो तरमीम सियासी नौइयत की थी, जिस पे वर्किंग की गई थी और जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया गया था, उसको सब ने सपोर्ट किया और माजी में इसकी मिसालें मौजूद हैं। सबसे बड़ी मिसाल ही आईन पाकिस्तान खुद है। जब 1973 में भुट्टो साहब ने पास किया तो सिर्फ महज भुट्टो साहब ने पास नहीं किया था, उस वक्त 3 बड़ी अपोजिशन जमातें थी, नायब थी, जमीयत उलमा इस्लाम थी और जमात इस्लामी, और एक अपोजिशन लीडर को उन्होंने कंसल्ट किया। देखें, यह है जमहूरियत का असल हुस्न कि जो बदकिस्मती से उन्हीं के नवासे मोहतरम बिलावल साहब ने जब एक लफ्ज़ यूज़ किया था, यकीन कीजिए मेरा थोड़ा सा मेरी उनसे एक्सपेक्टेशन थी कि वो बेनज़ीर शहीद के बेटे हैं और वो ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएटेड हैं, बाहर से पढ़े हैं, तो पाकिस्तान की सियासत की जो वो एक चीज़ें होती हैं उससे वो थोड़ा दूर रहेंगे। जब उन्हें लफ्ज़ यूज़ किया ब्रूट मेजॉरिटी, तो वो मुझे बड़ा अचंबा हुआ, बड़ा अजीब लगा। तो अली साहब, बिलावल साहब ने एक और बात भी तो कही जो आप कह रहे हैं एक तरह से उससे मुताबिकत रखती है। आप 18वीं तरमीम का हवाला देते हुए बताते हैं कि उस वक्त बहुत अरसा इसके ऊपर मुशावरत हुई थी। बिलावल साहब ने कहा कि तरमीम पे इससे पहले बहस होनी चाहिए। उस दिन ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने ये बात कही थी कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कुछ सरप्राइज़ आया है। अब NFC अवार्ड के हवाले से उसूली पोजीशन इस वक्त PTI की क्या है? आपके दौरे हुकूमत में तो NFC को रिविजिट करने के हवाले से आप लोग बात करते थे, लेकिन आज आप लोगों की एक सूबे में हुकूमत है, विफाक से आप लोगों का इत्तेफाक नहीं है, सो इस बार आपका क्या मौक़िफ़ होगा? देखें, सूबों के हकूक़ को गस्ब नहीं करना चाहिए। हम जब हुकूमत में थे तो कुछ चीज़ें हमने महसूस भी की मरकज़ी हुकूमत में कि मरकज़ी हुकूमत कुछ चीज़ों में बेख्तियार भी है, देखें, लेकिन उसका हल ये नहीं है कि आप सूबों को भी बेख्तियार कर दें। उसका हल ये है कि आप ऐसी कानून साजी करें जिसमें आप कुछ फैसले इकट्ठे मिलकर करें, और जहां आपको फंड्स के इश्यूज हैं तो आप ऐसी पॉलिसीज बनाएं कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आए, बिजनेसेस डेवलप हों, यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आप चीज़ों को लेके जाएं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगें, और वफाक अपनी खुद पावर जो है वो इनकम जनरेशन करे, बजाय इसके कि अगर खुद आप कुछ नहीं कर पा रहे तो उल्टा आप जो सूबे हैं, जो वफाकी इकाइयाँ हैं, उन्हीं को आप जो है स्क्रूज जो है वो टाइट करना शुरू कर दें। तो ऐसी किसी चीज़ की हम सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, ना होनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल पीपल्स पार्टी भी करेगी सिलसिले।
اور مشاورت کے لیے علی صاحب دعوت دی جاتی ہے اب حکومت کا ہے کہ آپ لوگوں سے اس بات کے اوپر اعتراض ہے کہ کمیٹیز کے اندر پی ٹی آئی اگر بیٹھتی تو 27ویں ترمیم کے حوالے سے اپنا پوائنٹ آف ویو تو کم از کم وہاں پر رکھ سکتے تھے. آئندہ 28ویں ترمیم کے لیے آپ لوگ شامل ہوں گے مشاورت کے عمل میں؟ دیکھیں اس کے لیے خان صاحب کو انگیج کرنا ضروری ہے. اس وقت عمران خان صاحب 900 کے قریب دن ہو گئے ہیں جیل میں ہیں, تو ہمارے فاؤنڈنگ لیڈر ہیں. عمران خان ہی تحریک انصاف ہے بیسیکلی. تو یس کنسلٹیشن ہونی چاہیے, لیکن اس کے لیے ماحول بنانا حکومت کا کام ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں مطلب آپ ہمارے لیڈر کو بالکل ہی بلیک آؤٹ کر دیں جس وقت ان سے اب بات کرنا ممکن نہیں ہے. ان کو سائڈ لائن کر دیا گیا ہے, ان کے ملاقات پہ مکمل پابندی ہے. اور ایسی صورتحال میں آپ ہم سے ایکسپیکٹ کریں کہ ہم آپ کے ساتھ بڑا اچھا بیٹھ کے اس طرح کافی کا کپ پی کے تو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. نو, انیبلنگ انوائرمنٹ آپ بنائیے, خان صاحب کو اعتماد میں لیجیے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان کو آپ باہر لے کے آئیے, اور یہ آئینی ترامیم جو ہے ملک کے مفاد میں اگر ہوں اس پہ پھر بعد میں پھر بیٹھا جائے. لیکن علی صاحب اتنے پچھلے عرصے کے اندر پی ٹی آئی جو ایک اتنی پاپولر جماعت ہے پاکستان کی, وہ کیوں حکومت کو مجبور نہیں کر سکی کہ پی ٹی آئی کو ریلیونٹ سمجھا جائے, ان سے خود بات چیت کی جائے؟ کیونکہ ایک ہم نے دیکھا کہ وکلا آپ کی جماعت کے اندر بھی بہت ہے. حامد خان صاحب نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ ایک وکلا تحریک نکلے گی, لیکن جو آپ کی سپورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے نمائندگان جن کو آپ لوگوں نے ووٹ دیا, حمایت کی ان کی, وہ بھی حکومت کو بھی حکومت نے قائل کر لیا. سو کیا ایسی وجہ ہے کہ وکلا کو موبلائز نہیں کر سکی؟ تحریک تحفظ کے پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ دیگر اپوزیشن جماعتیں بھی ہیں, بآسانی 26ویں ترمیم آئی, 27ویں ترمیم آئی, لیکن حکومت نے کوئی پریشر محسوس نہیں کیا اپوزیشن کا. دیکھیں ایک طرف تو فسطائیت ہے انتہا درجے کی, تو جمہوریت میں تو بات ہوتی ہے, جمہوریت میں تو باہر نکل کے اپنی بات کرنا ہوتا ہے, آپ میڈیا اس کو کور کرتا ہے, اور ضروری نہیں ہوتا آپ 20 پوائنٹ رکھتے ہیں اس میں سے 2 نکات مان لیے جاتے ہیں, لیکن بات سنی جاتی ہے. تو اس کے بعد آپ مجھے بتائیں جو پولیٹیکل سپیس ہے فار پروٹیسٹ وہ بہت ہی محدود کر کے رکھ دی گئی ہے. تو اس وجہ سے وہ ایک آپ کی بات درست ہے کہ وہ سپیس چونکہ کم ہے, اس وجہ سے ایک بڑا امپیکٹ کریٹ کرنا شاید اس وقت ممکن نہ تھا جو پچھلا 1.5 سال گزرا ہے. لیکن اس میں میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کچھ مواقع ہمارے پاس بھی آئے. We could have managed better. جیسا کہ مواقع جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں 8 فروری کے الیکشن کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ 9 کو ہمیں پروٹیسٹ کی کال ایک دینی چاہیے تھی. ایک ماحول ایسا تھا کہ اس میں نئی حکومت ابھی بنی نہیں تھی, بہت چیزیں ہو سکتی تھی. میں نے جناب عمران خان صاحب سے جیل میں یہ بات کی تھی, میں نے یہ بات ان کو کی کہ 9 کا دن تھا پروٹیسٹ کال کرنے کا. تو مجھے عمران خان صاحب نے مجھے جواب دیا کہ اگر میں باہر ہوتا تو میں پروٹیسٹ کی کال دے دیتا, اور وہ یہ بات کرتے ہوئے ایک بے بس سی مسکراہٹ ان کے چہرے پہ آئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی خواہش تھی اگر ان کی بات کنوے ہو جاتی تو ایک تو یہ موقع تھا ایک بڑے پروٹیسٹ کا 9 فروری کو الیکشن کے اگلے دن ہمیں اپنا مینڈیٹ مل جاتا, فارم روڈ پہ نکل آتی. دوسری جب 24 کو ہم اس پہ نکلے ہیں احتجاج پہ, پارٹی کی رائے یہ تھی کہ ہمیں اسلام آباد کے باہر بیٹھ جانا چاہیے. کوئی مذاکرات کا شاید سلسلہ چل پڑا تھا, وہ ایک موقع تھا. لیکن بہرحال اچھا ایک اور بات ہے پھر علی صاحب, یہ بھی آپ سمجھتے ہیں ایک موقع تھا جب جے یو آئی کے ساتھ آپ لوگوں کی بات چیت ایک قربت نظر آ رہی تھی, اور آج جے یو آئی کا بھی 27ویں ترمیم کے حوالے سے وہی اعتراض ہے جو آپ لوگوں کا ہے. ان کے ساتھ مل کر ایک اپوزیشن کا ایک باقاعدہ اتحاد ہوتا تو تھوڑی زیادہ سپیس ہوتی مظاہرہ کرنے کی یا احتجاج کی بھی آپ لوگوں کے پاس. مولانا صاحب کے ساتھ ہمارے ماضی میں ایشوز رہے ہیں, دونوں طرف سے تلخ باتیں ہوتی رہی ہیں, لیکن اگر آپ میرے سے پوچھیں تو میرا دل یہ چاہتا ہے, میری خواہش بھی ہے اور میری انڈرسٹینڈنگ بھی ہے کہ خان صاحب جب باہر نکلیں تو ہمیں مولانا صاحب کو ڈائریکٹلی انگیج ضرور کرنا چاہیے, کیونکہ خان صاحب کا جو ویژن ہے پاکستان کے لیے ایک اسلامی فلاحی ریاست کا, اس میں مولانا صاحب کا بڑا رول آ سکتا ہے, کیونکہ ایک بڑی مذہبی جماعت ہے ان کی, انفیکٹ سب سے بڑی مذہبی جماعت مولانا صاحب کی ہے. تو وہ ہمارے اس وجہ سے جو عمران خان صاحب مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں اس میں ایک فطری الائے بنتے ہیں. لیکن حالات ایسے بنے, کچھ بیچ میں ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے ایسی باتیں کر دیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر فوری نہیں بٹ ان دا لانگ ٹرم آئی سی پاسبلٹی کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ چلیں اور اس ملک کو ہم وہ ملک بنائیں جو جس کے نام پہ بنا تھا, کلمے کے نام پہ بنا تھا, ایک پروگریسو اسلامک کنٹری, جہاں یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو مطلب ہے کہ کوڑے ماریں پتہ نہیں کیا کیا کریں, لیکن
اس کی بنیاد قرآن ہو اور وہ ایک دنیا کو مثال، کبھی تو کوئی دنیا میں ایک ملک اسلامی ایسا دیا جو مثال بنائے کہ وہاں خواتین بھی کام کر رہی ہیں، وہاں انویسٹمنٹ آ رہی ہے، وہاں بڑی انڈسٹریز لگ رہی ہیں، انصاف ہے وہاں مائنورٹیز کو انصاف مل رہا ہے، وہاں کی اس وجہ سے ظلم نہیں ہو رہا۔ یہ جو they are not Muslims۔ مولانا صاحب کے اس بارے میں کیا خیالات ہیں، وہ بھی رکھتے ہیں یا نہیں، یہ تو ان کا موقف جب سامنے آئے گا تو معلوم ہوگا۔ ابھی تک تو جو پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان بات چیت ہوئی تھی وہ ہمیں نظر آتا تھا کہ ایک اپوزیشن اتحاد یا حکومتی جو قانون سازی ہے اس کے حوالے سے ہی تھی، کوئی نظریاتی تو ہمیں علی صاحب نہیں نظر آیا۔ بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ، آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔